क्या दिक्कत है इस बुढ़िया की? ठीक से काम भी नहीं करती, सारा घर मुझे साफ करना रहता है। ये आप किस तरह से झाड़ू लगा रही है माँ जी? आपको ठीक से कचरा साफ करना भी नहीं आता? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मैं काम कर तो रही हूँ। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, आपका काम पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। झाड़ू लगाने को कहो तो धूल मिट्टी रहती है, पोछा लगाने को कहो तो घर गंदा रहता है, सब्जियाँ काटने को कहो तो वो ठीक से नहीं होता। मुझे क्या घर की नौकरानी समझा है जो आपके हिस्से के सारे काम भी मैं करूं? अरे बिटिया, मेरी बात तो सुन, क्यों सुबह सुबह मुझे इतना सुना रही है? अरे क्या सुनो, कितने दिनों से आपका काम मैं करती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है यहाँ शादी करके। मम्मी पापा ने कहा था घर गरीब का है लेकिन तुझे दुखी नहीं होने देंगे। अब पता चला गरीब का नहीं, अनपढ़ गवार लोगों का घर है ये। बेटी, मेरी अब उम्र का तो लिहाज कर। मैं जितना काम हो सकता है उतना करके तेरी मदद करती तो हूँ ना। कुछ मदद नहीं करती आप। मैंने सुबह से घर का सारा काम कर लिया है, कपड़े धो लिए और रसोई भी पकने रख दी, और अभी तक आपने ठीक से झाड़ू भी नहीं लगाया। कैसी बातें करती है बेटा? मैंने भी सवेरे से सब्जियां काट दी, पानी भरा है। अब मैं थक गई हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। कुसुम रमा को सुनाई जा रही थी। उसी वक्त धीरज लाल घर में आते हैं और दोनों सास बहू को लड़ते देखते हैं तो माहौल ठंडा करने के लिए बोलते हैं, अरे क्यों तुम दोनों सुबह सुबह लड़ाई कर रही हो? क्या हुआ? देखिए न ससुर जी, मैंने मम्मी जी को सुबह से काम दिया, अभी तक उन्होंने नहीं करके दिया है। मुझे अभी कपड़े भी सुखाने हैं, अब मैं कहाँ सुखाऊं? मैं कर देती हूँ, तो चिंता मत कर। अरे कोई बात नहीं, तेरी सास बूढ़ी हो गई है ना, अब उसको थोड़ा धीरे धीरे काम करने की आदत है। कुछ नहीं, बस मुझे ही नौकर बना कर रखा है इस घर में। मुंह फुलाकर कुसुम घर में चली जाती है और कपड़े की बाल्टी वहीं पड़ी रहती है। धीरज लाल उसे देखता है। ये बहू भी कितनी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती है। देखो, अब कपड़े रख कर चली गई। मेरी कोनी की हड्डी में रोजाना दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? बहू समझती है मैं उसे नौकर बना कर रखती हूँ। भला कौन सास अपनी बेटी जैसे बहू को नौकर बना के रखेगी? हाँ हाँ। रमा रोने लगती है और कपड़े की बाल्टी से एक एक कपड़ा तार पर डालने लगती है। उसे देखकर धीरज लाल भी उसकी मदद करने लगता है। मोहन और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी खुद की जमीन थी नहीं, तो मोहन दूसरों के खेत में मजदूरी करता था और धीरज लाल छोटा मोटा काम करके घर में पैसे लाते थे। दोनों बाप बेटे काम करते, लेकिन कुसुम की उसकी सास के साथ तो बनती ही नहीं थी। अरे बहुत तेज धूप निकल रही है, अब बस थोड़ा आराम करके रोटी खा लेता हूँ, बाद में काम कर लूंगा। दोपहर का वक्त होने चला था तो सारे मजदूर अपनी अपनी जगह पर बैठकर रोटियां खा रहे थे। मोहन ने टिफिन खोला, उसमें रोज की तरह सूखी रोटी और अचार निकला। हे भगवान, 2 साल हो गए मेरी शादी को, आज भी माँ के हाथ की रोटियां बहुत याद आती हैं। कुसुम को तो रोटी तक बनाना नहीं आता और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही होगी। मेरी माँ और पिताजी से लड़ाई करती रहती है, मैं तो शादी करके दुखी हो गया हूँ इससे। उधर घर में कुसुम ने वही सुबह की रोटी और अचार उसकी सास ससुर को दे दिए। अपने लिए उसने नई कोमल रोटियां बना ली। अरे रमा, ये रोटी इतनी सूखी क्यों है? मुझसे तो टूट भी नहीं रही है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कल मैं सवेरे जल्दी उठी थी, तब मैंने देखा था बहू ने सुबह ही 3 लोगों के लिए रोटियां बना ली थी। वो रोज हमें सुबह की बनाई रोटी खिलाती है और दोपहर के वक्त
सिर्फ उसका खाना बनता है। क्या कहा? बहू हमारे साथ ऐसा कर रही है? हाँ, क्योंकि उसे दोपहर को सो जाने की आदत है, तो वो अपना खाना खाकर सो जाती है। बर्तन तो मैं मांजती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि रामलाल की बेटी ऐसा करेगी। दोनों दुखी हो जाते हैं और बहुत मेहनत से उनकी रोटी टूटती है। उधर किचन में कुसुम अपनी कोमल रोटी दाल के साथ खा रही है। वाह, क्या दाल बनी है, और ये रोटी तो बहुत अच्छी है। उसकी आवाज सुनकर धीरज लाल बोलता है, हमारी किस्मत फूटी थी जो हमने हमारे बेटे से इसकी शादी कर दी। तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते और मैं अब नीचे बैठकर खा भी नहीं सकता। मेरे घुटनों में भी कितना दर्द रहता है, नहीं तो मैं ही सारा खाना बना लेता। अरे छोड़िए, कितना सोचना इस बारे में। अब कितने दिन और कितने ताने। अच्छा इस खाने से मौत को अपना माने। कैसी बातें कर रही हो? वो भी क्या दिन थे। मोहन की तरह मैं भी खेतों में जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ हम खेत में ही ताजी सब्जियों से खाना बनाया करते थे। आहा, क्या दिन थे। दोनों ने खाना खा लिया और रमा किचन में बर्तन रखने गई। अरे मम्मी जी, आपने खा लिया? जी बेटा। तो आप बर्तन कर लीजिए, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। कुसुम किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है और धीरज लाल वहीं आंगन में पेड़ के नीचे खाट पर सुस्ताने लगता है। कितनी बेशर्म बहू है। मैं उसकी उम्र की थी तो मोहन मेरी गोद में खेलता था, और फिर भी मैं पूरे घर में घूंघट में रहती और अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, मैंने तो उनसे एक काम तक नहीं करवाया था। दुखी होकर रोते रोते बेचारी रमा अपने बेटे को याद करते हुए बर्तन साफ करने लगती है। इतनी तेज धूप में मेरा बेटा घर के लिए कमाने जाता है, सूखी रोटी खाकर इतना काम करता है। इस खेत में काम करते करते मैं इतने पैसे भी नहीं कमा पाऊंगा कि माँ की आंखों का और पिताजी के पैरों का इलाज करवा सकूं। मुझे कुछ और सोचना होगा, ऐसा कुछ जिससे मेरी आमदनी बढ़े। अपने माँ बाप की चिंता करते करते मोहन अपना काम पूरा कर लेता है और शाम होने को आई वो घर की ओर जाने पता लगता नहीं है। आज घर जाकर क्या नई बात सुनने को मिलेगी। मुझे तो रोज घर जाने में भी अब डर लगने लगा है। जाऊं भी कि ना जाऊं ये भी सोचना पड़ता है। मोहन अपने घर की लड़ाइयों से तंग आ गया था, क्योंकि रोजाना जब घर आता तो उसकी बीवी कोई न कोई बहाना करके रमा के बारे में उल्टा सीधा बोलती। कभी कभी तो लड़ाइयाँ भी हो जाती। ये हरीश कितना किस्मत वाला है, उसके खेत में अच्छी फसल लगी थी। वाह वाह, उसने तो एक मोटरसाइकिल भी ले ली, और कुमार भाई के कपड़े भी कितने साफ सुथरे होते हैं, मानो सेठ जी हों। मोहन अपने कपड़े देखकर दुखी हो जाता है और रास्ते में लोगों को खुश देखकर अपनी किस्मत पर रोने लगता है। घर आता है तो देखता है कुसुम कपड़े ले रही है। आ गए तुम? कब से इंतजार करी थी। अरे सुनो, थोड़ी चाय बना दो। बात सुनो पहले। क्यों, क्या हुआ? आज फिर से कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा। और नहीं तो क्या, मैं तो थक गई हूँ इस रोज रोज के चिक चिक से। लेकिन कुसुम, हुआ क्या? मोहन देखता है खाट पर उसके पिताजी बैठे हैं और नीचे उसकी माँ कपड़े में सिलाई कर रही है। क्या होगा, मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। मैं अब तो जाती हूँ। न तो माँ जी मेरा काम में हाथ बटा सकती है, ना कोई काम वाली बाई है। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो कुसुम? काम वाली बाई लाऊंगा तो मैं उसकी तनख्वाह कहाँ से दूंगा?
अगर सारा काम मुझसे कराना था तो क्यों की मुझसे शादी? हाँ, कुसुम पैर पटक कर रोते हुए घर के अंदर चली जाती है और मोहन दुखी होकर बैठ जाता है। कुसुम की आवाज सुनकर धीरज लाल खड़े होकर मोहन के पास आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? बहू अभी बच्ची है, वो समझ जाएगी। उसने घर में इतना काम नहीं किया होगा तो दुखी हो जाती होगी। नहीं पिताजी, ये मेरी असफलता है कि मैं अपने माँ बाप को उनके रिटायरमेंट का अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही अपनी पत्नी को खुशी दे पा रहा हूँ। बेटा ऐसा मत सोच, गांव के दूसरे बेटों से तू अच्छा काम करता है, बहुत मेहनती है तू। लेकिन कुसुम समझ नहीं रही, उसको तेरी जरूरत है, तू उसे समझ और उसे जो चाहिए वो ला कर दे बेटा। पिताजी, उसको तो बहुत सारा पैसा और कुछ काम करने की ना जरूरत पड़े ऐसा आराम वाला जीवन चाहिए। तो बेटा उसको दे दे, चिंता मत कर। घर के बारे में अच्छा सा काम धंधा ढूंढ ले, खुशियां अपने आप आ जाएंगी। मोहन थोड़ा खुश हुआ, अपने पिता के गले लग गया और खुशी के आंसू रोने लगा। पापा, आखिर एक मर्द का दर्द सिर्फ दूसरा मर्द या उसके पापा ही समझ सकते हैं। अरे अरे बेटा, शेर कभी रोते नहीं, दहाड़ते हैं। जा जा, अब बहू को मना ले, उसे तेरे प्यार की जरूरत है बेटा। जी पिताजी, पहले माँ से तो मिल लूं। मोहन खड़ा होकर अपनी माँ के पास जाता है। वो पहले से ही आंसू बहा रही थी। मोहन उसके पास आकर बैठता है। माँ, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है अब? बेटा, अब मेरी बुढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी है, तो मैं क्या करूं? बहू सोचती है मैं उससे पूरा दिन काम करवाती रहती हूँ, लेकिन आधे कामों में मैं उसकी सहायता करती हूँ। मुझे पता है माँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ये बात को समझे। नहीं बेटा, मैं उसे कुछ मत कह, नहीं तो वो तुझे भी हमारी तरह ही समझेगी। जा, उससे बात कर ले। मोहन खड़ा होकर कुसुम के पास उस कमरे में चला जाता है। कुसुम उसको आते भाप लेती है और रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, कैसे फूटी किस्मत लिखी है मेरी। ना खाने को अच्छी रोटी, ना घर में मेरा साथ देने वाला कोई। इससे अच्छा तो मैं कवारी ही मर जाती। अरे कुसुम, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कर रहा हूँ, आप तीनों को खुश रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अरे तुम क्यों मुझे समझते नहीं? मम्मी पापा ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब उन्हें हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। देखो, तुम ऐसी वैसी बातें मत करो। मेरे पापा भी छोटे मोटे काम करके घर में पैसे लाते हैं। हाँ, अब तुमको मैं ही नौकरानी लगूंगी। कुसुम उल्टा मुंह करके सो जाती है और दुखी मन से मोहन सोचने लगता है। ना कोई खाने को पूछता है, ना चाय मिली। रोज का हो गया है ये तो। घर में सिर्फ हम चार ही हैं भगवान, लेकिन ना खुशी है ना शांति है। अरे मोहन भाई, तुमको पता है शहर में 10 लोगों को गांव से भर्ती करने वाले हैं। कैसी भर्ती भाई जी? कोई नई कंपनी आई है, वहां 10 लोगों को हमारे गांव से नौकरी मिलने वाली है। तुम नहीं जा रहे क्या? अरे मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? सुना है वहां तनख्वाह 25,000 महीना मिलने वाली है। अरे वाह, 25,000? हाँ, और खाने पीने रहने की व्यवस्था भी वही करेंगे। मैं तो जाऊंगा। तो फिर तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लो। 25,000 तनख्वाह, और यहाँ मुझे 150 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मिलती है। मोहन सोचने लगता है, कहाँ वो महीने की 4,500 कमा रहा है
और 1500-2000 उसके पापा कमा लेते हैं। लेकिन 25,000 कमा लेगा तो घर के खर्चे, उसके पिताजी का इलाज और कुसुम के सपने भी पूरे कर पाएगा। माँ जी, रोटियां और अचार किचन में पड़े हैं, आप खा लेना। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आज वही रहना है, वही खाऊंगी। आप बर्तन मांज कर रख देना, मैं दोपहर को आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मन में रमा सोचने लगती है, हाँ, तू दोपहर को वापस आ ही जाएगी। सोना जो होता है तुझे। यहाँ हम लोग सवेरे की ठंडी रोटी खाएंगे। सुबह के 10 बजे से कुसुम चली गई है, अभी तक नहीं आई। अभी तो 6 बजने को आए हैं। उसी वक्त मोहन घर पर आता है। पिताजी, पिताजी, मैं शहर जाऊंगा। अरे अरे, क्यों आते ही चिल्ला रहा है बेटा? मोहन सारी बातें बताता है और पीछे से कुसुम भी आ जाती है। वाह जी वाह, 25,000 महीना। कुसुम की आंखों में लालच देखकर मोहन दुखी हो जाता है। हाँ, लेकिन वही रहना पड़ेगा। 2-3 महीने में आ भी नहीं पाऊंगा। अरे उसमें क्या है, इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं रह सकते? कोई औरतें काम कर रही है तो मुझे भी बुला लेना, ज्यादा पैसे कमाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वहाँ आओगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी अभी मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है। अरे पहले मुझे जाने तो दो। कुसुम का चेहरा तो बिल्कुल उतर गया था। ऐसी बात सुनकर वो सोच रही थी कब जान छूटेगी इस गांव से। जाओ तुम, मुझे क्या। खुद तो यहाँ से चला जाएगा और इस बुढ़िया के पास मुझे अकेला छोड़ देगा, और साथ में इसको अलग की खाट पर इसकी सेवा करो। मैं अपने कागजात सब तैयार करता हूँ। हाँ, मुझे कल सुबह नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। बस भगवान सब ठीक करे। दूसरे दिन सुबह मोहन अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेकर चल गया। कुसुम गुस्से में देखती रहती है। अगर ये वहाँ रह गया तो इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को घर से निकाल दूंगी और अकेले रहूंगी। कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। सब अपना अपना काम करने लगते हैं। शाम तक मोहन घर वापस आता है और सबको खुशी से बताने लगता है। कुसुम, कहाँ हो तुम? माँ, माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप सब? मेरी नौकरी लग गई, परसों से ज्वाइनिंग है। कहाँ हैं आप सब? अरे वाह, अब तो मैं ढेर सारे कपड़े और गहने खरीदूंगी। बेटा, शहर में ध्यान से रहना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। पैसे संभाल कर रखना बेटा, शहरी लोग ठग लेते हैं। जी पिताजी, अब तनख्वाह आएगी वो भी मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ भेजा करूंगा, और बाकी के पैसे जोड़कर आपके जोड़ों के दर्द को ठीक कराने के लिए जमा कर लूंगा। शहर में अच्छे अच्छे अस्पताल है पिताजी, फिर माँ की आंखों का भी तो इलाज करवाना है। कितने काम है अब। क्यों नहीं बेटा, कुसुम को भी गहने करवा देना, भूल मत जाना। कुसुम झूठ मूठ का हंसती है और मोहन तैयारियों में लग जाता है। 2 दिन में उसे निकलना था। निकलते वक्त वो फिर अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद दीजिए और लीजिए पिताजी, ये 10,000 रुपए हैं जो मैंने पिछले 2 सालों में जोड़े हैं घर खर्च के लिए। बेटा, मैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत काम करता रहूंगा, अपनी माँ को दे दे। पैसे रमा के हाथ में जाने से कुसुम को बहुत दुख होता है। मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा। रात के वक्त वो अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, वो पैसे कहाँ हैं जो आपके बेटे ने सुबह दिए थे? वो मैंने संभाल कर रखे हैं बेटा। क्या हुआ? आज गांव में चोर घुसे हैं, आप मुझे दे दीजिए।
मैं कहीं संभाल कर रख देती हूँ। रमा समझ गई थी उसकी बहू झूठ बोल रही है, लेकिन उसने उसे पैसे दे दिए। माँ बाबा का ख्याल रखना, अपने लिए भी टाइम निकालती रहना, और मैं 3 महीने बाद ही आऊंगा। हर महीने पैसे भेज दूंगा। मोहन की चिट्ठी पढ़कर कुसुम खुश हो जाती है। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। घर में हर महीने अच्छे पैसे आने लगे थे। ये कपड़े अभी तक नहीं भिगोए हैं? अभी करती हूँ। ये झाड़ू लगाना कब सीखेगी, या अब मैं ही सब करूं? कर देती हूँ बेटा। ये बुढ़ी की भी बीमारी पता नहीं कैसी है, दिन ब दिन चलना फिरना बंद होता जा रहा है। अब क्या मैं उसकी सेवा ही करती रहूं? कुसुम की ये बात जब रमा सुनती है तो वो बहुत दुखी होती है। बहू का बर्ताव तो हर दिन बदलता रहता है, कोई सेठानी की तरह मुझ पर हुक्म चला रही है। क्या करे, मोहन के शहर में जाने के बाद वो खुद को घर की मालकिन समझती है। अब तो मोहन ने उसको गहने भी करवा दिए, फिर भी उसके नाम से बैंक में पैसे भी रखवाता है। उसको अब क्या दिक्कत है? अब तो कुसुम अपनी सास से लड़ाई का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। वो अपने सास ससुर से रोजाना लड़ने लगी। धीरे धीरे उन लोगों की किचकिच बढ़ने लगी और एक दिन मोहन की खबर आई कि वो अगले 6 महीने के बाद ही घर आएगा। शहर से काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। अब तो कुसुम अपनी लाइफ बदलने में घमंडी हो गई थी और मोहन की 6 महीने तक घर न आने की खबर सुन इसका फायदा उठाकर उसने अपने सास ससुर को घर से ही निकाल दिया। निकल जाओ तुम दोनों हमारे घर से। आपकी सेवा करते करते थक गई हूँ मैं। वो उनके कपड़े और सामान आंगन में फेंक देती है, जिसे उठाकर रमा और धीरज लाल घर से निकल जाते हैं। दोपहर की कड़ी धूप में रमा को लेकर धीरज लाल अपने दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ से उसका दोस्त अपनी पुरानी झोपड़ी में उनको रहने दे देता है। ये बहू ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। पहले मैं कुछ बर्तन, पानी और खाने की चीजें, जरूरी सामान मांग कर आता हूँ। बेचारे गरीब धीरज लाल की ये हालत हो गई कि उसने घर जाकर अपने दोस्त के यहाँ से जरूरी सामान मांगा और अपने घर लाया। फिर रमा ने चूल्हा जलाया। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने भीख मांगी है। भगवान हमारी बहू को सद्बुद्धि दे। दोनों रोने लगते हैं और ऐसे ही उन्होंने जिंदगी काटना शुरू कर दिया था। जिंदगी अपना काम करती रहती है। शहर में किसी फर्जी इन्वेस्टर ने मोहन को उल्लू बनाया और उसके 5 लाख रुपए उठाकर चला गया। मोहन रोड पर आ गया और कर्जे में डूब गया। हे भगवान, मैंने अपने बचत के पैसे तो गवा दिए और 3 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया है। वो कहां से चुकाऊंगा? वो अपने घर चिट्ठी भिजवाता है। कुसुम, जो गहने 2 लाख में बनवाए थे वो और 60,000 की जो बचत है सब मुझे भेज दो। मैं सब कुछ आकर बताता हूँ। कुसुम अपने मरे मन से सब पार्सल भिजवाती है और मोहन घर आता है। उसके फटे कपड़े और चेहरे पर खून और चोट के निशान देखकर कुसुम हैरान हो जाती है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे माँ बाबा कहाँ हैं? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मोहन सब बताता है। कुसुम फूट फूट कर रोती है। फिर उन्होंने मुझे मारा भी। हे राम, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? मेरी खुशी तुझसे देखी ही नहीं जाती। तुम पहले रोना बंद करो, मुझे ये बताओ कि माँ बाबा कहाँ हैं? कुसुम चुप रहती है और अपना नाटक चालू रखती है। ऊपर वाले को कोसती रहती है तो मोहन भड़क जाता है। बताओगी क्या हुआ है?
या फिर मैं ही उन्हें ढूंढ लूं? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? कुसुम की बातें सुनकर मोहन सीधा अपने माँ बाप के घर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है छोटा कपड़ा ओढ़कर लेटी है। माँ, बाबा, आपकी ये हालत? कौन है भाई? बेटा, हमारा बेटा है मोहन। तू कहाँ चला गया था? मोहन सीधा अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाता है। माँ, बाबा, आपकी ये हालत, आपने एक बार भी मुझे खबर नहीं भिजवाई। क्या करते बेटा, बहू ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। बेटा, उस पर गुस्सा मत करना, बस उस पर पैसों का भूत सवार हो चुका है। मैं अभी इसका भूत उतारता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तो उसे कुछ मत कहना, हम यहाँ पर ठीक है बेटा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं बेटा, हम चारों एक साथ रहेंगे, कोई खुश नहीं रहेगा। चारों नहीं, तीनों। मैं कुसुम का आज से त्याग करता हूं। जिसने मेरी माँ और पिताजी को धक्का दिया, घर से निकाल दिया, उसे मैं अपने घर में अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया? बेटा, ऐसा न कर, उसको समझने का एक मौका दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, घर मत तोड़। एक माँ अपने बेटे का घर उजाड़ते हुए नहीं देख सकती। अब इस उम्र में हमें वो देखने पे मजबूर मत कर। तू ये बता, कैसे आना हुआ और तूने कुछ खाया, और ये कैसी हालत बनाए रखी है? मोहन उसकी माँ के गले लग जाता है। सच कहते हैं लोग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव, चिंता और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ ही कर सकती है। बेटा, ये बता, तेरा कैसे आना हुआ? अरे मेरे साथ धोखा हो गया। मेरा सारा कमाया धन, पैसा और बचत सब चला गया। मैं रोड पर आ गया। मैंने कुसुम से जेवर भी लिए और कर्जे की वजह से सब चला गया। घर में एक भी रुपया नहीं है। बेटा, फिर तो कुसुम को उसके लिए सजा मिल चुकी है, अब उसे माफ कर दे। नहीं, मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूँ। अभी जाकर उसे बताता हूँ मैं, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बड़ी दौलत और कोई नहीं है। देखो, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे किए की सजा आज तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। माफी? भूल की माफी मांगी जाती है, गुनाह की नहीं। बेचारे चल फिरने और देखने में असमर्थ माँ बाप को तुमने उनके ही घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अरे जो माँ बाप को रोड पर ले आए वो खुद भी कहीं नहीं रहते। देखो, आज इस घर में एक रुपया भी नहीं है और वहां पूरे गांव ने मेरे माँ बाप की मदद की है। उनके लिए यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अरे माँ बाप तो सबके लिए भगवान है। तुमने तो घर से भगवान को ही निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मोहन कुसुम को धक्का देता है और वो गिर जाती है। माफ कर दो मोहन, आज से मैं उनको अपने माँ बाप से बढ़कर रखूंगी। अगर सास ससुर समझ कर रखा होता तो भी घर की ये हालत ना होती। घर की लक्ष्मी समझकर जिसे मैं यहाँ पर लाया था, उसी ने ही मेरे घर को उजाड़ दिया। मैं बर्बाद हो गया। तुमने उन बेचारों का दिल दुखाया है। कुसुम मोहन के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है और माफी भी मांगने लगती है। जाओ, मेरे माँ बाप से माफी मांगो, जाके उनके पैरों में गिरो। यहाँ गिरने से कुछ नहीं होगा। और उनको घर इज्जत के साथ लेकर आना, फिर मैं कुछ सोचूंगा। माफ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैंने जो किया वो अन्याय था, पाप था। मुझे ना समझ कर एक बार माफ कर दीजिए। मेरे किए की सजा ऊपर वाले ने हमें दे दी है। अब मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी। अरे बेटा, घर की लक्ष्मी घर की नौकर नहीं कहलाती। तुम ऐसी बातें ना करो।
चलो अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं घर के और खेत के सारे काम भी करूंगी और पैसे कमाने में मोहन का साथ भी दूंगी। फिर कुसुम बिल्कुल ही सुधर गई। अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती, घर का और खेत का भी काम करने लगी। उसने और मोहन ने मिलकर 1 साल में फिर से अच्छे पैसे जोड़ लिए। अब इन पैसों से सबसे पहले मम्मी पापा का इलाज, फिर दूसरी बात। चलो अच्छा है, तुम समझ गए घर में असली खुशी किस में है। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हाँ, बड़ों का आदर और मम्मी पापा को खुश करना ही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि उनके चरणों में ही ऐसे और आराम है।